नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष त्रिवेदी। स्वागत है आपका संकल्प के यूट्यूब चैनल पर। आप देख रहे हैं हमारा बेहद ही खास कार्यक्रम संवाद की आज की इस कड़ी में हम बात करने जा रहे हैं पत्रकारिता पर, और ख़ास करके जो लोकतंत्र का ये चौथा स्तंभ है आज किस दौर में है, किस परिस्थिति में है, उस पर हम बहुत सारी बातें करेंगे। और आज बातचीत करने के लिए हमारे विशेष मेहमान हैं डॉक्टर प्रदीप श्रीवास्तव जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। प्रदीप श्रीवास्तव जी पिछले 40 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में हैं। आज अखबार से शुरू किया इन्होंने और बहुत बड़े कैनवास पर विशेष रूप से 3 प्रधानमंत्रियों का आपने साक्षात्कार किया है। इन सारे पहलुओं पर कि आज पत्रकारिता की क्या स्थिति है, किस दौर में है, हम लोग बातचीत करेंगे। पुनः एक बार स्वागत और अभिनंदन करते हुए सर संक्षेप में हम पहले तो ये जानना चाहेंगे कि आपकी जो पत्रकारिता की यात्रा रही है वो कैसे कैसे चल करके और आज इस दौर में यहाँ तक पहुँची है। बिल्कुल संक्षेप। पहले मैं संकल्प के सभी दर्शकों का अभिनंदन करता हूँ। मुझे 40 साल हो गए पत्रकारिता करते हुए जी। और मैंने सन 1976 से पत्रकारिता में, स्वतंत्र पत्रकारिता में प्रवेश किया और 86 तक मैं स्वतंत्र पत्रकारिता के रूप में कार्यरत रहा। और उस दौरान धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान, हिंदुस्तान दैनिक, दैनिक जागरण आज जैसे महत्वपूर्ण अखबारों पत्रिकाओं में मेरी रचनाएं छपती रही जी। 1986 में मैंने काशी विद्यापीठ के पत्रकारिता विभाग से पत्रकारिता में स्नातक करने के बाद मुझे आज अखबार में नौकरी संयोग से मिल गई। आज अखबार के संयुक्त संपादक होते थे डॉक्टर रामन पाठक, तो मेरे गुरु थे जी। और आज भी वो मेरे गुरु हैं। तो उन्होंने मुझे इस जॉब में लाया और आज अखबार से जो मेरी पत्रकारिता शुरू हुई, तो यह जो सिलसिला शुरू हुआ ये कई राज्यों से होता हुआ अंत में मैं आंध्र प्रदेश से 2012 में सेवानिवृत्त होकर वापस अपने गृह राज्य लखनऊ आ गया जी। इस दौरान मैंने पत्रकारिता में बड़े उतार चढ़ाव देखे। पिछले 40 वर्षों में देखे तो पत्रकारिता का स्वरूप ही बदल गया है। जो हम पहले पत्रकारिता को मिशन कहते थे, अब मिशन ना हो करके ये व्यवसाय हो गया जी। एक सवाल की जिसे लोकतंत्र के 4 स्तंभ माने गए हैं, चौथा स्तंभ जो सबसे मजबूत स्तंभ है ये पत्रकारिता, आज इस पर से लोगों का विश्वास उठता चला जा रहा है। तो मुझे लग रहा है कि ये तो बहुत बड़ी हानि हो सकती है इससे, और बहुत बड़ा एक सेटबैक हो सकता है जी इस चीज़ को लेकर के। देखिए, किसी भी व्यवसाय हो, चाहे पत्रकारिता व्यवसाय हो, कोई भी हो, अगर वहाँ राजनीति आ जाती है और सत्ता लोलुपता और पैसे की बात आती है तो वो फिर उसको बिकाऊ आप कह सकते हैं। वर्तमान समय में मैं हिंदी पत्रकारिता को तो खुलेआम कहता हूँ कि बिक चुकी है। अब आप संपादक नहीं होते, आप प्रबंधक होते हैं। आप मैनेज करें, आपको अगर विज्ञापन मिलता है तो आपकी न्यूज़ छपेगी, आपके ऊपर फीचर छपेगी। अगर नहीं मिलता, आप कितना भी समाज सेवा कर लें, कितना भी कुछ कर लें, तो आपको स्थान अखबार नहीं देता है, जिसका उदाहरण आप आए दिन देखते हैं। तो अब तो पत्रकारिता नहीं रही। मैं इस बात को खुले रूप से कहता हूँ। अब संपादक नहीं रहे, संपादक प्रबंधक हो गए, मैनेज करते हैं, न्यूज़ मैनेज करते हैं। और जो अभी बच्चे आ रहे हैं वो भी उसी ढर्रे में ढलते जा रहे हैं। तो हम पत्रकारिता को आज हम व्यावसायिक दृष्टिकोण से अपना लिया है। एक चीज़ हम देखते थे पहले कि जब लोग न्यायपालिका से, विधायिका और कार्यपालिका से सबसे जब निराश हो जाते थे तो पत्रकारों के पास जाते थे कि उनकी एक छोटी सी न्यूज़ अगर कहीं छप जाती थी तो उसका असर पड़ता था। वो थाने में जाते थे या कचहरी में जाते थे और उसको संज्ञान में ले करके और उस पीड़ित की सहायता हो जाती थी। लेकिन आज वो स्थिति नहीं दिख पाती है और लोग जाते भी हैं तो उसका कोई प्रतिफल नहीं नजर आता है। तो वही मैंने बताया ना कि जब प्रबंधन ही बिक जाएगा, जब प्रबंधन पे ही सारा टिक जाएगा तो अब कहाँ। पहले तक कि 2 लाइन की खबर छपती थी तो जिला प्रशासन, राज्य, केंद्र सब उस पर संज्ञान लेते थे। आज जब आपकी खबर ही नहीं छपेगी तो संज्ञान कौन लेगा। अच्छा, आज तो ये स्थिति हो गई है कि हमारा जो ये नौकरशाही है वो जानता है कि किस मैनेज से हुआ है, इसलिए वो आपकी बात को टाल देता है। और जब आपकी बात को टाल देगा तो कोई संज्ञान नहीं लेगा तो आपका काम नहीं होगा। ये सबसे बड़ी विडंबना है इस देश की और चौथे स्तंभ की कि आज ये चौथा, मैं कहता हूँ कि चौथा स्तंभ पूरी तरह बिक चुका है। बिल्कुल। राजनीति से पहले भी पत्रकारिता प्रभावित हुआ करती थी। जैसे कि अगर हम इमरजेंसी के दौर को लें तो इमरजेंसी के दौर में बहुत सारे पत्रकारों को जेल भेजा गया, बहुत सारी पत्रिकाओं को बंद कर दिया गया। तो उस दौर में भी इनको जो है प्रताड़ित किया गया पत्रकारों को। जी। आज के दौर में भी किया जा रहा है कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में।
तो उस अगर हम इस बदले हुए परिस्थिति को देखें तो कितना राजनीति ने प्रभावित किया है पत्रकारिता को, और पत्रकारिता को उसने कितना डिस्टर्ब किया है? देखिए, आज पत्रकारिता पर राजनीति पूरी हावी हो गई है। मैं 76 का वो दौर भी देखा हूँ जब इमरजेंसी लगी थी, तो शायद हमारा ख्याल है लोकतंत्र के इतिहास में पहला दिन था कि सारे अखबारों ने किसी सूचना के अपने संपादकीय को खाली रखा था। उसके विरोध दर्ज किया था। विरोध दर्ज किया था। कुछ ने तो ब्लैक सीट लगा दी थी, कुछ ने बिल्कुल स्पेस खाली रखा था। तो उस समय पत्रकारिता थी। आज आप आह्वान भी करेंगे तो एक अखबार वाला करेगा तो 4 वाले उसको नहीं फॉलो करेंगे, कोई भी मीडिया नहीं फॉलो करेगी। और जब से इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया हमारे बीच आई है पत्रकारिता में, तब से इसका स्वरूप ही बदल गया। अब प्रिंट मीडिया की अहमियत लोग कहते हैं खत्म होती जा रही है, पर मैं कहता हूँ प्रिंट मीडिया कभी नहीं मरेगा, क्योंकि आपको लीगल डॉक्यूमेंट चाहिए तो प्रिंट मीडिया ही अवेलेबल है। आप CD से DVD से आप छेड़छाड़ कर सकते हैं, लेकिन जो चीज़ एक बार छप गई है उससे आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते। आज भी इस पे लोगों को विश्वास है, और प्रिंट मीडिया का स्तर जरूर कम हुआ है, पर प्रिंट मीडिया मरी नहीं है, मरेगी नहीं। प्रिंट मीडिया जिंदगी भर लोगों को अपना वर्चस्व देती रहेगी। एक चीज़ ये कि जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया की बात हो रही है, तो अभी भी क्या थोड़ा जो भरोसा है मीडिया पर, तो क्या अभी प्रिंट मीडिया पर ही बचा हुआ है? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से तो लगभग पूरी निराशा हो चुकी है। देखिए, प्रिंट मीडिया रहेगा। अगर आपको डॉक्यूमेंट्स के रूप में देखना है, आपको अगर दस्तावेज के रूप में देखना है, तो प्रिंट मीडिया ही पहली प्राथमिकता है। इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में कि अभी आपने देखा 2 घंटे बाद न्यूज चेंज हो गया, फिर आपकी मेमोरी से उतर जाता है। बिल्कुल। इस दौरान देखिए, कोरोना के बाद से देश की सब बड़ी बड़ी पत्रिकाएं बंद हो गई। पत्रिकाओं के बंद होने का कारण ये नहीं था कि उसके रीडर्स नहीं थे, उसके पाठक नहीं थे, लेकिन बड़े घरानों की पत्रिकाएं थी, उन्होंने उसको इग्नोर कर दिया उसको। अभी हाल में कादम्बरी जैसी साहित्यिक पत्रिका का बंद होना और हिंदुस्तान समूह का एक पत्रिका का बंद होना देश के लिए सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है। बिल्कुल। एक चीज़ हम ये देखते हैं कि आज सोशल मीडिया का ज़माना है, और सोशल मीडिया पे जिसे पहले जो अखबारों में खबर आती थी तो संवाददाता खबर भेजते थे, संपादक उसको पढ़ते थे, और हेडिंग भी बड़े सोच समझ के लगाया जाता था कि उसका समाज पे क्या असर पड़ेगा। और आज सोशल मीडिया तो बस तुरंत खट से न्यूज़ आ रहा है, और प्रतिक्रिया भी तुरंत उसी हिसाब से हो रही है समाज में। तो सोशल मीडिया जो एक ऑप्शन बना हुआ है, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, सोशल मीडिया को मैं पत्रकारिता नहीं मानता। आज बहुत से चैनल चल रहे हैं, यूट्यूब चैनल चल रहे हैं, आप उसको अन्यथा ना लें। नहीं, बिल्कुल। तो उसमें क्या होता है कि आपने चलो भाई चलो मिल गए, खोल दिया। आपको ABC नहीं मालूम पत्रकारिता का प्रारंभिक प्रारूप क्या है ये नहीं मालूम है। आपके हाथ में माइक आ गया, आप चले गए, किसी को आपने हड़काया, किसी को कुछ किया, आप लाए, आपने डाल दिया। तो उससे हमारी विश्वसनीयता ही खत्म होती जा रही है। हमें जो मन में आ रहा है हम लिख दे रहे हैं। आपका कोई संपादित करने वाला नहीं है, आपको कोई राय देने वाला नहीं है ना। देखिए, इस 2 साल के दौरान ये 2 चीज़ें बहुत उभरी है। एक कवि लेखक बहुत पैदा हुए, बिल्कुल, और एक पत्रकार बहुत पैदा हुए। चैनल्स बहुत आ गए, एयर टू फ्री चैनल्स बहुत आ गए। 4 लोग मिले, पैसा है, सब पैसा किसी। आज देश में पैसे की कमी नहीं है। 80-90 की पत्रकारिता में पैसा मुख्य होता था, आज पैसा मुख्य नहीं है। तो जब ये लोग आ गए तो जिसका जो मन आया लिख दिया। ना संपादक देखने वाला है, बिल्कुल, ना उप संपादक संपादित करने वाला है। आपने अपने मन से बनाई रिपोर्ट। अच्छा, आप एक चीज़ और देखें, सोशल मीडिया पे जब इस तरह की न्यूज़ें आती हैं तो बड़ा दुर्भाग्य है कि हिंदी की स्पेलिंग बड़ी गलत होती है। अगर वो श्र नहीं लिख पा रहे हैं तो सा ध मात्रा लगा के छोड़ देते हैं। वो बड़ा दिल को कचोटता है। मत लिखो भाई, उसका पर्यायवाची कोई शब्द लगा दो। कोई जरूरी है कि संपादक को संपादक ही लिखना है? आप नहीं लिख पा रहे तो कोई इसका पर्यायवाची यूज कर लो, या लिखो ही मत। आपके लिखने से क्या होगा? मैं तो इस विचारधारा का आदमी हूँ। लिखो तो हिंदी शुद्ध लिखो, नहीं तो मत लिखो। सही बात है। और सोशल मीडिया में जाहिर सी बात है कि आपने एक बात कही कि बिल्कुल अनट्रेंड लोग जो है बस माइक पकड़ करके और आ गए और पत्रकार बन गए, और ये एक बड़ा खामियाजा भी समाज को भुगतना पड़ रहा है।
और कई बार तो वो ब्लैकमेलिंग की स्थिति में आ जाते हैं कि वो आपसे कोई न्यूज़ बैठ लिया और उस पर जो है आते नहीं है, वही करते ही है, उसीलिए उन्होंने कर रखा है। बिल्कुल, अगर कुछ चीज़ों को छोड़ दिया जाए तो काफ़ी ज़्यादा। भाई देखिए, मैं आपको 1-2 मिनट, मैंने हम लोगों ने जब पत्रकारिता शुरू की 86 में, तो हम लोगों को डायरेक्ट न्यूज़ डेस्क पे नहीं बैठाया जाता था। 1-2 दिन न्यूज़ डेस्क पे काम, फिर उसके बाद लगा दिया जाता फाइलों से नेताओं की फ़ोटो काटना, फ़ोटो चिपकाना। तब तो ये तो गूगल और बाबा ये तो थे सब तो थे नहीं। बिल्कुल, तब तो आपको भाई इंदिरा जी की हंसती हुई फ़ोटो चाहिए, भाई फला नंबर फाइल में ले लो, तो उसका ब्लॉग बनता था, लगता था। तो वो चीज़ों से हम लोगों के एक कंसेप्ट बैठता था, उसके नीचे 2 लाइन होती थी, उससे हम न्यूज़ निकालते थे। बिल्कुल, आज तो सब आप गूगल बाबा पर डिपेंड हो गए हैं। अभी मैंने एक जगह कहीं अपने बायोडाटा में मैं लिख रहा था जी। तो मैंने लिखा कि बाबा भोलेनाथ की नगरी में मेरी शिक्षा हुई, तो गूगल ने ट्रांसलेट किया इनोसेंट बाबा भोलेनाथ। अगर वो छप जाए तो अब कितना बड़ा बवाल हो जाएगा। सही बात है। काशी के बाबा भोलेनाथ को इनोसेंट कहते, तो गूगल पे लोग विश्वास करते हैं, मैं बिल्कुल नहीं करता। बहुत सारी चीज़ें तो मिस्टेक उसमें है, बहुत सारी आपके किसी अच्छे साहित्यकार ने आपको बताया सब इसका माने ही होता है, फिर भी आप जाके धीरे से गूगल सर्च कर लेते हैं। अरे वो गूगल देख, मैं गूगल पे बिल्कुल विश्वास नहीं करता। जो चीज़ें किताबों से मिल जाएगी आपको पत्रिकाओं से, कि गूगल से वो नहीं मिल पाएगा। गूगल में लिखने वाला कौन है? हम ही आप तो। हाँ, सही बात है, हम ही आप है ना जी। हाँ, उस पर तो कोई संपादित करता नहीं है कि एडिटिंग करता हो, तो इसलिए मीडिया का खतरा बना हुआ है सोशल मीडिया की वजह से। एक मिशन हुआ करता था कभी पत्रकारिता, आज बिल्कुल पूरी तरीके से व्यावसायिकता में जो है बदल गया मिशन। देखिए, पहले था हमारे स्वतंत्रता आंदोलन हुए, भारत छोड़ो का आंदोलन हुआ, सब कुछ मिशन के तहत हुआ। इसी काशी से एक अखबार निकलता था, इसके बहुत बड़े वरिष्ठ संपादक थे, अब उनकी निधन हो गया है 8-10 साल पहले, ईश्वरी चंद सिन्हा जी। उन्होंने आकाशवाणी बनारस के लिए, मैंने 1984 में उनसे इंटरव्यू किया जी। उन्होंने कहा कि तब तो हमारे पास घड़ी नहीं होती थी, रणबेरी नाम का अखबार निकालते थे जो स्वतंत्रता आंदोलन के लिए निकलता था। तो बताया उन्होंने कि जब अब उनको 4 बजे जाना है सुबह 5 बजे, तो घड़ी तो सब, भाई घड़ी तो बहुत, बिल्कुल साइकिल घड़ी उस समय, रेडियो बहुत बड़ी चीज़ होती थी आम आदमी के लिए। तो कहते थे हम लोग क्या करते थे कि लोहे की बाल्टी होती थी, टोटी के नीचे खोल के रख देते थे। 4 बजे जब पानी आता था, टक टक पड़ता था, तो हमें नींद को 4 बजे थे। तब उसके बाद हमारी दैनिक, तो हम गलियों में जाते थे अपना अखबार लेके, क्योंकि अंग्रेजों से बचना था, तो चोरी छिपे बेचते थे, बांटते थे। तो वो एक मिशन था। आज तो सब आपके हाथ में है। अब मिशन कहाँ है? अब तो व्यवसाय हो गया पूरी तरीके से। तो जब व्यवसाय आ जाएगा तो मिशन वहाँ खत्म हो जाएगा। वहाँ तो फिर से हानि और लाभ की बात, लाभ की बात होती है, और सोसाइटी से कोई मतलब नहीं। ये बड़ा गंभीर विषय है। और आखिरी सवाल सर मैं आपसे लूँगा, इससे पहले एक सवाल और मैं, कि पत्रकारिता की जो स्थिति है, जो लगातार एकदम गिरती चली जा रही है, समाज पर इसका क्या असर पड़ेगा? क्योंकि समाज को एक बेहतर बनाने में पत्रकारिता का बड़ा योगदान हुआ करता था कभी, और आज हम इस समाज को कहाँ लेके जाएंगे इस पत्रकारिता के माध्यम से? देखिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ, समाज का विश्वास पत्रकारिता से उठ चुका है, क्योंकि हर तीसरे घर में एक पत्रकार है। आज भारत के हर तीसरे घर में एक पत्रकार पैदा हो गया है, और उस पत्रकार के पैदा होने से सबको पता है ये क्या करता है। तो पत्रकारिता और पत्रकार में कोई डिफरेंस नहीं रहा, समाज जानता है। अगर आप अच्छी खबर भी, अरे यार ये इनके जानने वाले हो, छप दिया होगा। पहले ये नहीं था, पहले आप लिखते थे, फोटो अटैच करते थे, संपादक को देते थे, संपादक खुद देखता था, फिर वो अपने असिस्टेंट को देता था, भाई देखो इसको बड़ा करना है बड़ा करो, ब्रीफ करना है ब्रीफ करो। तो एक कॉम्पैक्ट स्टोरी आती थी। आज कॉम्पैक्ट स्टोरी नहीं आती है। आज आती है जो आपने लिख दिया, आप उनको चाहिए कि जो आपने लिख दिया वो ऐसे ही छाप देते हैं, उसको एडिटिंग भी नहीं करते, मात्राओं पर ध्यान भी नहीं देते। तो फिर यहाँ पे खत्म हो जाती है ना, विश्वसनीयता खत्म हो जाती है। आप कितना भी अच्छा काम कर लें, आपके पास कोई रिपोर्टर आके इंटरव्यू नहीं करेगा। सही बात। वो कहेगा सब लिख के दे दो।
अपने 2 दिन के कार्यक्रम में भी यही कई बार ऐसा होता है, बिल्कुल कई बार का हमेशा ही समय ये कि हमेशा आप होता कोई कार्यक्रम करते हैं तो आपको रिपोर्ट बना करके भेज देना मैं होता आपको है। बताऊं कि लाइव कंसर्ट होते हैं बड़े बड़े, तो कंसर्ट होते हैं 9-10 बजे रात से शुरू होते हैं, 9-10 बजे इनका एडिशन जाने का समय होता है, तो 4 बजे शाम 5 बजे आके आर्टिस्ट से कहता है कि साहब क्या बोलेंगे आप बता दीजिए पहले ही वो सारी चीज़ें जो है। ये तो होता है बिल्कुल, भाई। हाँ है वो चीज़। एक दिन बाद छापो आप। जी जी। और एक चीज़ मैं यहाँ आपको और कहूँगा कि आज से 30-40 साल पहले जो एक साहित्य और कल्चर के लिए अखबारों में पेज होते थे वो वो मर चीज़ चुके खत्म हैं। हो गया, इसका भी एक बड़ा जो है बहुत बड़ा इफेक्ट है। आप साहित्यिक गतिविधियाँ कितनी कर लें, सांस्कृतिक कितनी कर लें, मैंने कल भी अपने उसमें जी, कहा जी। कि नाटक कितना कर लें, जब सामने वाले जानेगा नहीं, पढ़ेगा, उसकी रुचि कहाँ से? हाँ सर बिल्कुल सही बात है। आप कंसर्ट कर लें, आप हनी सिंह को बुला लें, किसी का नाम नहीं लेना चाहिए, तो वहाँ लोग जाएंगे। आप विजय तेंदुलकर या किसी का नाटक करें तो पहले तो पूछेगा विजय तेंदुलकर कौन थे। बिल्कुल। तो ये सारी कमी हमारे अंदर है ना, कि हम ना देखना चाहते हैं ना पढ़ना चाहते हैं उसको। एक आखिरी सवाल कि जो हमारे नए लड़के लड़कियां इस फील्ड में आ रहे हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना देखिए, चाहेंगे? मैं नए पत्रकारों से, युवा पत्रकारों से कहूँगा कि आप अपनी समझ को, अपनी लेखनी शैली को, अपनी सोच को गंभीरता से बनाएं, क्योंकि अब वो पत्रकारिता नहीं रही। हम लोगों को, मैं जैसे महाराष्ट्र में पोस्टेड था तो मुझे 1996 में उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश चुनाव दे दिया गया। अब मैं महाराष्ट्र में हूँ, मैं 3 स्टेट कवर कर रहा हूँ जी। तो जब बाहर का पत्रकार बाहर जाता है तो उसको वहाँ का वो पढ़ा हुआ भी नया दिखता है। लोकल वाले कह रहे हैं तो क्या, बिल्कुल। तो जब आप बाहर जाएंगे तो आपको एक नई चीज़ दिखाई देगी, और जब वो आप समाज के सामने रखेंगे तो एक नया प्रतिबिंब पैदा होगा। मैं बच्चों से, नए आने वालों से यही कहूँगा कि आप कुछ नयापन खोजो पत्रकारिता में, आप रूटीन पत्रकारिता मत करो। नयापन से मतलब है कि आप वहाँ जाओ, वहाँ का ये नहीं कि वहाँ बहुत बड़ा साहित्यकार आपने इंटरव्यू किया, छोड़ दीजिए आप, वहाँ कोई उभरता हुआ कलाकार है, उसको आप उसके आप वहाँ देख रहे हैं आप देश में सोशल मीडिया की वजह से भी कहूँगा कि उभरते कलाकार बहुत आगे आए हैं, तो आप उनको देखो, अपनी लेखन शैली को, अपनी बौद्धिक क्षमता को मजबूत करो, उसके बारे में पढ़ो, जानकारी रखो, तब आप कर सकते हो। हम लोग के समय में था कि मुझे ये आगरा का जो मेंटल हॉस्पिटल है उसके डायरेक्टर से मेरे संपादक ने कहा कि आपको इंटरव्यू करना है, ये 87 की बात है। तो अब मैं एकदम बच्चा नया लड़का गया था, तो 3-4 दिन तो मैं उनके बारे में लेके पढ़ा कि भाई उस संस्थान का डायरेक्टर है, कोई छोटी मोटी चीज़ तो होगा नहीं, डॉक्टर मेंटल हॉस्पिटल का। तो उसके बारे में पढ़ने के बाद फिर मैं उनसे 3-4 दिन बाद जाके बात कर पाया। सही बात। तो इसलिए आप अपनी बौद्धिक क्षमता को बढ़ाओ, और बौद्धिक क्षमता बढ़ाओगे तो आपकी लेखनी स्वतः बढ़ेगी, और लेखनी बढ़ेगी तो आपका पाठक बढ़ेगा, श्रोता बढ़ेगा। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने हमें नमस्कार। समय दिया। और दोस्तों, डॉक्टर प्रदीप श्रीवास्तव जी से बहुत सारी बातें हुई पत्रकारिता के आज के जो गिरता हुआ दौर है, क्यों है, कैसे है, और भविष्य में एक उम्मीद भी है कि नए लड़के जो आ रहे हैं अगर कुछ ढंग से अगर आते हैं तो हो सकता है कि स्थिति बदल भी जाए। तो दोस्तों, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम संवाद। मिलते हैं फिर अगली कड़ी में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। नमस्कार।